बीजेपी का हमेशा से रहा है कि सामने है तो चोर है, इनके साथ है तो साहूकार है। बीजेपी पूरी की पूरी चोरों की मंडली है। इन्होंने हमेशा पेपर माफिया को पनाह दिया। ये भ्रष्ट भाजपा सरकार बिल्कुल नकारा साबित हो गई। तो इनका सिर्फ एक ही है कि इनकी सुरक्षा हटा दो, इनके बिजली के कनेक्शन काट दो, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दो, इनको जेल भेज दो। ये इस तरह की हरकतें हमेशा रही है। जब आप सुरक्षा को लेके एक तरफ चिंतित है, आप इनपुट दे रहे हो थ्रेड के, और दूसरी तरफ आप कांस्टेबल हटा रहे हो, बीमार कांस्टेबल लगा रहे हो, जिनको खुद को चलने की हिम्मत नहीं, वो नेताजी क्या सुरक्षा करेंगे आप बताओ। किसान भाई जब निनाण करते हैं तो 10,000 के शूज पहन के निनाण नहीं करते हैं भजनलाल जी। पसीना जो है चोटी से लेके एड़ी तक पसीना आता है काम करते हुए। खेत में निनाण जब होता है, और आप में योग्यता होनी चाहिए, आप में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप में क्वालिफिकेशन, आपने पढ़ाई लिखाई की नहीं, बोलते बोलते आप कहते हो दिया कुमारी जी हमारी मुख्यमंत्री, कभी मोदी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हो, कभी ट्विटर को ट्विटर स्कूटर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। तो ये देश का दुर्भाग्य है। जो हालात है, इनका साला जो भूमाफिया है वो भागे फिर रहा है, उसको इनामी घोषित कर नहीं रहे, उसको पकड़ नहीं पा रहे। दूसरी तरफ सुरक्षा हटाना, युवाओं के केस दर्ज करना, युवाओं को जेल भेजना, लाठीचार्ज कराना, ये इनका धंधा है। देखिए नैतिकता के तौर पे है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक चीड़ बचा रखी है कि नहीं मैं तो बना रहूंगा, चाहे पेपर आउट हो, चाहे पेपर चोरी हो, चाहे पेपर माफियापन पे मैं नहीं हटूंगा। अरे आप हटोगे कैसे नहीं, आप ये कुछ भला नहीं करने वाला है। जो साधु संतों पे लाठी चला सकता है, जो कह सकते हैं कि साधु संत ढोंगी है, बताओ ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। जो अग्नि तप कर रहे थे बहराना में, उनके लिए इन्होंने अनर्गल बयानबाजी की। जो इनके सारे लोग हैं वो अपने अलग अलग धंधों में, कोई 40% ले रहा है, कोई 50% ले रहा है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है ये लोग जनता के कभी हित का काम नहीं करेंगे। ऐसे बीमार लोग हैं, मैं चाहता हूं कि भजनलाल जी को सीएमओ में लगाने चाहिए, क्योंकि भजनलाल जी को बैठने का काम है, वहाँ थ्रेड भी नहीं है, अंदर कमरों में पैक रहते हैं, पब्लिक के बीच में जाते नहीं है। तो उनके लिए जो भी बीमार कांस्टेबल है या जो मेडिकली अनफिट है, उन सबको सीएमओ में और सीएमआर में लगा देना चाहिए। इन्होंने आंकड़ों का माया जाल कि हमने इतने रोजगार दिए, कहाँ प्राइवेटीकरण कर दिया। आपने देखा होगा पूरा एयरपोर्ट बेच दिया इन्होंने। ये रेलवे की बेचने की तैयारी में थे, ये फूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जैसे को बेचने की तैयारी में थे। किरोड़ी जी का गला बीजेपी के अंदर घुट रहा है, उनको दबा के रखा हुआ है। नमस्कार, भारत अवतार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनस्विनी। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा घटने के बाद ये जो मुद्दा है उसने राजस्थान का सियासी पारा पूरा चढ़ा दिया है। अब बेनीवाल और आरएलपी का यही कहना है कि ये कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि एक रची गई साजिश है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आरएलपी नेता श्रवण चौधरी जी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत अवतार में। तो पहला सवाल मेरा यही है कि हनुमान बेनीवाल 36 कौम के नेता हैं, सभी को न्याय दिलाते हैं, संसद तक जो है राजस्थान की पूरी आवाज उठाते हैं, हर मुद्दा उठाते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर आखिर इतनी ढिलाई क्यों दिखाई जा रही है? देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा और राजस्थान के डीजीपी के द्वारा बार बार पुलिस के द्वारा ये अवगत कराया जाता है कि आपको थ्रेट है। जब आप बार बार हनुमान बेनीवाल जी को ये बता रहे हो कि आपको सुरक्षित रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और दूसरी तरफ आप है सुरक्षाकर्मी हटा रहे हो, और सुरक्षाकर्मी आप एक दो जो लगा रखे हैं कांस्टेबल, वो भी पूर्ण तरह स्वस्थ नहीं है, वो बीमार है जिनको आपने लगाया, और उनको नेताजी को खुद को है हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उनको भर्ती करवाना पड़ा, उनका इलाज करवाना पड़ा। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आखिर राजस्थान सरकार क्या चाहती है हनुमान बेनीवाल जी से, क्योंकि लाखों लोगों के चहेते हैं। बार बार अलग अलग जगह से वीडियो वायरल होते हैं, अलग अलग जगह से धमकियाँ मिलती हैं, और सरकार का इनपुट है कि थ्रेड है। तो हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं, राजस्थान के डीजीपी से पूछना चाहते हैं, आखिर थ्रेड किससे हैं? आप ये खुलासा करें कि हनुमान बेनीवाल जी को थ्रेड किससे हैं। आप बार बार इनपुट दे रहे हैं, और इनपुट के बावजूद भी आपने सुरक्षाकर्मी हटा लिए। ये कहीं न कहीं इनकी मानसिकता ये है, हनुमान बेनीवाल जी को कमजोर करने की मानसिकता इनकी रही है। हनुमान बेनीवाल अभी दिल्ली गए हुए हैं जैसा कि आपको पता है, और उससे 2 दिन पहले जो है उन्होंने पत्र लिखा अमित शाह को। तो विरोधी दल का ये कहना है कि ये उनका सुर्खियां बटोरने का या सरकार को घेरने का एक सिर्फ तरीका है वायरल होने का। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां हक अधिकार की लड़ाई हिंदुस्तान, राजस्थान, प्रदेश के किसी कोने में होती है तो हनुमान बेनीवाल जी आगे खड़े मिलते हैं। जब युवा पुकार रहे हैं, जब सीजेपी के जो लोग बार बार ये आग्रह कर रहे थे, विद्यार्थी जो वहाँ पे धरने पे थे मौजूद, उन्होंने बार बार आग्रह किया कि भाई साहब आप आओ और हमें समर्थन दो, हमें और मजबूती मिलेगी, तब नेताजी वहाँ गए। और दूसरा, जब युवा रोड पे संघर्ष करते हुए मिला तो उनका साथ देने वाले हनुमान बेनीवाल जी थे।
चाहे पेपर माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी, चाहे बजरी माफिया के खिलाफ, चाहे भू माफिया के खिलाफ। और इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा लंबा यदि पेपर माफिया के खिलाफ किसी ने धरना दिया तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हम लोग और हनुमान बेनीवाल जी थे। तो वहां कतई ये सरकार है, ये चाहे कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करें, उसका कोई तुक नहीं है। हनुमान जी हमेशा युवाओं के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं और युवाओं की एक पुकार पे खड़े रहते हैं। आज भी आप बताओ, बारिश पड़ रही है, जहां चंद्रशेखर जी बैठे थे वहां सांसद बैठे थे, हनुमान बेनीवाल जी बारिश के अंदर लोकसभा के अंदर बाहर बैठे हैं धरने पे, और आप बताओ युवाओं के बीच में भी गए। तो उनके जहन में कहीं न कहीं दुख और तकलीफ है, युवाओं के हक अधिकार दिलाने की मांग को लेके वो हमेशा संघर्षरत रहते हैं। अभी आपको याद होगा बीते दिनों जब हनुमान बेनीवाल बाड़मेर के दौरे में गए, उनके काफिले में गाड़ी घुस गई है ना, तो उसको भी लेकर आरएलपी ने उनकी सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक बताया था, है ना, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये गलत है। जब संवैधानिक पद पे हैं, वो नागौर से सांसद हैं, तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है उनको सुरक्षा प्रदान करना। जब वो दौरे पे जा रहे हैं तो सुरक्षा बिल्कुल सुनिश्चित होनी चाहिए। जब उनके साथ सुरक्षा नहीं थी तो इस प्रकार से लोगों ने गाड़ी आगे डाल के, बीच गाड़ी डाल के, और जो उन्होंने जो किया वो पूरा प्रदेश जानता है। क्या जरूरत थी उस पर आदमी को रॉन्ग साइड आने की? उसका क्या उद्देश्य था? कहीं न कहीं उसका उद्देश्य था कि नेताजी के काफिले के अंदर मैं कुछ ऐसी हरकत करूं जिससे उनको नुकसान हो। लेकिन ये अच्छी भगवान की गनीमत थी, युवा साथी साथ थे और भांप लिया और उसको पुलिस के हवाले किया। अब उसके बाद में एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, उसका कोई तुक नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, सरकार को जब सब कुछ पता होते हुए भी सरकार जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये नेताजी को कमजोर करने की कोशिश। लेकिन नेताजी इस चीज से कमजोर नहीं होंगे। हनुमान बेनीवाल जी के साथ लाखों लोग खड़े हैं, लाखों नौजवान खड़े हैं उनके साथ। क्या हनुमान बेनीवाल को जो है हाल ही में कोई नई धमकी या कुछ ऐसा थ्रेट मिला है जिसके कारण जो है आप इतनी उच्च स्तरीय की जो है सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से जो हालात प्रदेश में बने हुए हैं, आए दिन कोई न कोई घटना घटित है। कोई भी बंद कमरे में बैठ के एक वीडियो वायरल करता है और ये बोलता है कि मैं हनुमान बेनीवाल जी का ये बिगाड़ दूंगा। आपने देखा बाड़मेर के दौरे के अंदर गाड़ी घुसी, जगह जगह ये हो रहा है, जगह जगह घटनाएं घटी। तो हम क्यों नहीं एहतियात तौर पे हम हमारे सांसद महोदय की सुरक्षा के लिए मांग उठाएं? क्योंकि जब ये बार बार इन चीजों की पुनरावृत्ति होती है। थोड़े दिन पहले सरकार के राजस्थान पुलिस की तरफ से ये था, इनपुट था कि आपको इन्हें ध्यान रखना चाहिए, आपकी सुरक्षा को लेके हम चिंतित हैं। जब आप सुरक्षा को लेके एक तरफ चिंतित है, आप इनपुट दे रहे हो थ्रेट के, और दूसरी तरफ आप कांस्टेबल हटा रहे हो, बीमार कांस्टेबल लगा रहे हो, जिनको खुद को चलने की हिम्मत नहीं, वो नेताजी क्या सुरक्षा करेंगे आप बताओ? तो इससे सरकार की मंशा बिल्कुल जाहिर हो रही कि सरकार नहीं चाहती है कि हनुमान बेनीवाल जी को सही सुरक्षा मिले। अभी आपने देखा होगा कि रविंद्र सिंह भाटी की भी सुरक्षा हटाई गई बीते दिनों। तो क्या राजस्थान सरकार जो है मुखर युवा नेताओं को जान करके टारगेट कर रही है? बिल्कुल। जो सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, सरकार के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ रहा है, युवाओं के, जवानों के, किसानों के मुद्दों को उठा रहा है, तो सरकार के पास और तो कुछ है नहीं लड़ने के लिए। क्यों? नौजवान इनको, युवा है, इनको नकार चुके हैं। ये भ्रष्ट भाजपा सरकार बिल्कुल नकारा साबित हो गई। तो इनका सिर्फ एक ही है कि इनकी सुरक्षा हटा दो, इनके बिजली के कनेक्शन काट दो, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दो, इनको जेल भेज दो। ये इस तरह की हरकतें हमेशा रही है। लेकिन आज तक सरकारों ने इतनी गिरी हुई हरकतें नहीं की जितनी इस सरकार के अंदर बैठे। और भजनलाल जी को तो मैं कहूंगा मीडिया के माध्यम से कि भजनलाल जी कोई अच्छा मंदिर पकड़ो, आप पूजा अर्चना में लगो, क्योंकि आपके बस का सौदा नहीं है राजनीति। देखो, राजनीति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तपना पड़ता है, और आप में योग्यता होनी चाहिए, आप में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप में क्वालिफिकेशन, आपने पढ़ाई लिखाई की नहीं, आप बताओ कि खेत के अंदर जाके एक जो है आप कह रहे हो कि मैं निनाण कर रहा हूं। आप बताओ, हमारे किसान भाई जब निनाण करते हैं तो 10,000 के शूज पहन के निनाण नहीं करते हैं भजनलाल जी। पसीना जो है चोटी से लेके एड़ी तक पसीना आता है काम करते हुए। खेत में निनाण जब होता है, आप क्या देश मतलब प्रदेश में संदेश देना चाहते हो? बोलते बोलते आप कहते हो दिया कुमारी जी हमारी मुख्यमंत्री, कभी मोदी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हो, कभी ट्विटर को ट्विटर स्कूटर, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। तो ये देश का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री जी आए, आपने प्रधानमंत्री जी की भी गरिमा को खत्म कर दिया। बताओ, जो पौधा लगाया था पीपल का, उसको खेजड़ी बता दिया। मतलब इनके बस का सौदा नहीं है। जो हालात है, इनका साला जो भू माफिया है वो भागे फिर रहा है, उसको इनामी घोषित कर नहीं रहे, उसको पकड़ नहीं पा रहे। दूसरी तरफ सुरक्षा हटाना, युवाओं के केस दर्ज करना, युवाओं को जेल भेजना, लाठीचार्ज कराना, ये इनका धंधा है।
तो ये पूरी तरह से प्रदेश को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। सही कहा आपने। अब आप एक बात बताइए कि अभी हनुमान बेनीवाल दिल्ली गए हुए हैं, लोकसभा में गए हुए हैं, उनने सीजेपी का भी जो है समर्थन दिया खुले से, नए नए बयान दिए कि मोदी जी का इस्तीफा चाहिए या फिर हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नैतिकता के तौर पे है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश का दुर्भाग्य है जब उनकी जिम्मेवारी है, जो जिम्मेवार आदमी जिम्मेवारी लिए हुए, जो मंत्रालय लिए हुए चला रहा है, और उसके सानिध्य में पेपर आउट होके पूरे देश के अंदर ये जो है आग की तरह पेपर फैल गया, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों चिढ़ किए हुए? जो युवा मांग कर रहे हैं तो उनको युवाओं के बीच जाना चाहिए, जाकर युवाओं को इस्तीफा सौंप देना चाहिए कि ये मेरा इस्तीफा, और जो मंत्री इसमें सक्षम होगा वो काम करेगा। लेकिन उन्होंने एक चिढ़ बचा रखी है कि नहीं, मैं तो बना रहूंगा, चाहे पेपर आउट हो, चाहे पेपर चोरी हो, चाहे पेपर माफियापन पे मैं नहीं हटूंगा। अरे आप हटोगे कैसे नहीं? आपकी जो नैतिक धर्म है, आपका राजनीतिक धर्म है भाई, आपके सानिध्य में पेपर आउट हुआ है। तो ये कहीं न कहीं जो है बीजेपी का हमेशा से रहा है कि सामने है तो चोर है, इनके साथ है तो साहूकार है। बीजेपी पूरी की पूरी चोरों की मंडली है। इन्होंने हमेशा पेपर माफिया को पनाह दिया। राजस्थान के अंदर हमने कैसे संघर्ष करके रोडों पे लाठियां खाई, संघर्ष किया, रैलियां की, 127 दिन तक धरना दिया और सुप्रीम कोर्ट तक गए हमारे युवा साथी और सारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम मिलके, जब जाके यहाँ एसआई पेपर है वो रद्द हुआ और वापस भर्ती हुई। हमने ये भी कहा आरपीएससी का पुनर्गठन हो, लेकिन ये सरकार जो जिन मांगों को लेके इन्होंने सरकार बनाई, ये कुछ भला नहीं करने वाला है। जो साधु संतों पे लाठी चला सकता है, जो कह सकते हैं कि साधु संत ढोंगी है, बताओ ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। जो अग्नि तप कर रहे थे बहराना में, उनके लिए इन्होंने अनर्गल बयानबाजी की। इनके बाबा जी वहां जाते हैं, कह रहे नहीं वो तो ऐसे ही बैठे हैं। ऐसे आप बैठ के तो देखो 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर। तो कुल मिला के जो इनके सारे लोग हैं वो अपने अलग अलग धंधों में, कोई 40% ले रहा है, कोई 50% ले रहा है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है ये लोग जनता के कभी हित का काम नहीं करेंगे। अगर हम आपकी खुद की बात करें तो आप भी युवा किसान सभी की आवाजें उठाते, तो पिछली बार जो आपने मदन राठौर से जो बयानबाजी हुई थी हनुमान बेनीवाल को लेकर, तो जयपुर में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद ये चर्चाएं उठी थी कि श्रवण चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए आरएलपी का, तो क्या आपको सही में कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है? देखिए, मैं नहीं चाह, ऐसा नहीं हूं मैं कि मैं प्रदेशाध्यक्ष की उसमें हूं। ये शीर्ष नेतृत्व और सीनियर जो लोग लीडरशिप है हमारी, वो ही करें। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के तौर पे रोडों पे संघर्ष करता रहूंगा, काम करता रहूंगा। मैं मेरी विधानसभा के अंदर अपना काम कर रहा हूं और पार्टी का जो दिशा निर्देश है उस अनुसार काम करता हूं। मैं उस दौड़ में नहीं हूं, ना मैं ये चाहता हूं कि मैं प्रदेश के अंदर जो भी छोटी मोटी जिम्मेदारी मेरी वो मैं निभा रहा हूं, निर्वहन कर रहा हूं। आज आप जयपुर में जो मांगे लेकर आए थे उसके बारे में भी हमारी जनता को देखिए, आज हमने जो ज्ञापन दिया था, क्योंकि नेताजी की सुरक्षा को लेके हम चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनको सुरक्षा, उचित और प्रॉपर सुरक्षा मिले। कितनी मांग की आपने? हमने मांग की थी AK-47 के 8 गनमैन मिले और परिवार को पूरी तरह से सुरक्षा मिले घर पे, क्योंकि बार बार थ्रेट, एक बार घर पे दीवार के अंदर किसी ने गाड़ी डाल दी, दीवार तोड़ दी, घर पे कभी कुछ हो रहा है, घर पे आप बताओ कि सुरक्षा पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। परिवार के साथ साथ नेताजी को AK-47 वाले गनमैन और स्वस्थ और बिल्कुल कमांडो मिलने चाहिए। ऐसे बीमार लोग हैं, मैं चाहता हूं कि भजनलाल जी को CMO में लगाने चाहिए, क्योंकि भजनलाल जी को बैठने का काम है, वहां थ्रेट भी नहीं है, अंदर कमरों में पैक रहते हैं, पब्लिक के बीच में जाते नहीं है। तो उनके लिए जो भी बीमार कांस्टेबल है या जो मेडिकली अनफिट है, उन सबको CMO में और CMR में लगा देना चाहिए। वहां ठीक है, वहां उनको बैठने का काम है और भजनलाल जी को कोई थ्रेट नहीं है। और भजनलाल जी को वैसे ही आने वाले टाइम में भजन करने, जो रोडों पे संघर्ष कर रहे हैं, जो युवाओं के लिए जो माफिया से टक्कर ले रहे हैं, तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि हनुमान बेनीवाल जी की सुरक्षा को लेके उचित सरकार कदम उठाए। आज हमने जो है DGP और गृह मंत्री भारत सरकार को पत्र लिख के और हमने मार्फत कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर जो है राजीव पचार जी को हमने देके और सौंपा ज्ञापन। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। अगर नहीं सुनी गई आपकी मांग तो फिर सड़कों पे, हमारा तो वही है, सड़कों पे लाठी खाना आंदोलन करेंगे, नहीं मिला तो फिर धरने पे बैठेंगे। देना पड़ेगा सरकार को, जो हालात बने हुए उस अनुसार तो सुरक्षा अगले 7 से 10 दिन में इनको देनी ही पड़ेगी। देखो, पंचायत चुनाव का मुद्दा भी राजस्थान में गरमाया हुआ है और सरकार ने अब 13 अक्टूबर को है तब से करवाए जाएंगे, तो आरएलपी की क्या तैयारियां हैं? क्या वो बीजेपी कांग्रेस को हराने के लिए तैयार है? आरएलपी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। पिछली बार जो मारवाड़ के अंदर तो आपने देखा होगा, प्रमुख प्रधान हमारे बने थे। एक नरेगा की बहन हमारी प्रधान बनी थी शेरगढ़ के अंदर, जो चामू की प्रधान थी, बावड़ी के प्रधान हमारे बने और उप प्रधान बने बिलाड़ा के।
और भी जगह पे प्रमुख प्रधान बने थे, खिंवसर के अंदर बने। तो इस बार जो है राजस्थान के अंदर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के अंदर हम मजबूती से हमारे प्रमुख प्रधान और चेयरमैन होंगे। और कुछ तैयारियां आप लोग जो ग्राउंड लेवल पर कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे आरएलपी हमेशा ग्राउंड लेवल पे, और तीसरा मोर्चा हमेशा अपोजिशन के अंदर राजस्थान के अंदर आरएलपी मिलती है। चाहे किसी माफिया के खिलाफ लड़ने की बात हो, चाहे पेपर माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, या किसी अबला बहन का बलात्कार का मामला हो, चाहे उसके पीड़ित के और शहीद के शहादत को दर्जा दिलाने वाला मामला हो, प्रत्येक जगह पे आरएलपी मिलती है। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ता हुआ नजर आ रहा है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। भजनलाल सरकार के जो शासन है, जो वो काम कर रहे हैं ना युवाओं के लिए, या जो भी उनका कार्यकाल है, उसका आप कितना रेट करोगे? मैं 0 रेट दूंगा मैडम, क्योंकि पेपर इनके कार्यकाल में आउट हुए, युवाओं के ऊपर लाठी चली, युवाओं के मर्डर हो रहे हैं, कॉलेज चुनाव ये करा नहीं पा रहे, पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स का एक गला घोट रहे, नई वैकेंसी निकाल नहीं पाए। तो ये युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। यूथ को हमेशा इन्होंने रोजगार खत्म किए, इन्होंने नौकरियां खत्म की, युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 1-2 वैकेंसी निकाली है, जिसमें से एक ये भी लड़ झगड़ के हमने वैकेंसी को वापस से जो है एसआई भर्ती को रद्द करा के वापस करवाया। दूसरा, इनके पास कोई विजन, कोई रोड मैप नहीं है। इन लोगों का कोई विजन नहीं है कि युवाओं को हम रोज, इन्होंने आंकड़ों का माया जाल कि हमने इतने रोजगार दिए कहां? आपने तो सारे, आपकी बीजेपी ने तो सारे ठेका पद्धति अपनाई है, एयरपोर्ट से लेके और हर जगह पे आपने प्राइवेटीकरण कर दिया। आपने देखा होगा पूरा एयरपोर्ट बेच दिया इन्होंने। ये रेलवे की बेचने की तैयारी में थे, ये फूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जैसे को बेचने की तैयारी में थे। तो ये तो सारा प्राइवेटीकरण प्राइवेट कंपनियों को देने के उसमें है। युवाओं को रोजगार ये नहीं देंगे। युवाओं को रोजगार खत्म करने का काम जरूर भजनलाल सरकार ने किया, ये मैं कहना चाहूंगा। और एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है किरोड़ी लाल मीणा, उनको देखिए, किरोड़ी लाल जी नो डाउट संघर्षशील व्यक्ति है, लेकिन अब कहीं कहीं उनका भी गला घुट रहा है बीजेपी के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि जो हालात प्रदेश के बने हुए हैं वो ठीक नहीं है। और किरोड़ी जी का गला बीजेपी के अंदर घुट रहा है, उनको दबा के रखा हुआ है। जिस प्रकार से बीजेपी ये चाहती थी, जो पिछले दिन जो घटनाक्रम हुआ था ना, बीजेपी ये चाहती थी, भजनलाल जी ये चाहते थे कि किरोड़ी जी के ऊपर भ्रष्टाचार के चार्ज लग जाए, लेकिन कहीं न कहीं किरोड़ी जी का संघर्ष काम आया और वो बच गए। तो आप क्या आरएलपी में लेना चाहते हैं कभी आगे? हम तो चाहते हैं कि बाबा आरएलपी के गठन की टाइम मंच पे थे, हम तो कह रहे हैं वापिस आओ, आपका वहां गला घुट रहे हैं, आप इधर आ जाओ, आपकी सही जगह, संघर्ष की जगह, और आपका यही आपका इज्जत है, आपके युवा आपको सर आंखों पे रखेंगे, आप वापिस आ जाओ। वहां घुटन महसूस कर रहे हो, जल्दी आप वापिस आओ, 28 से पहले इधर आरएलपी में आ जाओ। और तीसरे मोर्चे को लेकर भी बहुत बातें होती है, तो इसमें और कौन कौन सी पार्टियां ज्वाइन करेगी? तीसरे मोर्चे जो हमारी विचारधारा के समकक्ष हैं, सबको, हम सबका स्वागत है, चाहे बीटीपी हो, राजकुमार जी रोहत हो, चाहे चंद्रशेखर जी आजाद हो, और चाहे और कोई जैसे सीजेपी वाले हैं, या अभी इन्होंने पार्टी नहीं बनाई, लेकिन हम इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि ये लोग रोडों पर संघर्ष कर रहे हैं और सही के साथ हमेशा हनुमान बेनीवाल जी खड़े मिलते हैं। और नरेश मीणा पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, नरेश मीणा जी संघर्षशील नेता है, लेकिन सरकार इनको कहीं न कहीं इनकी जो राजनीति को खत्म करने पे तुली हुई है। जिस प्रकार से इनकी जमानत रद्द करना, जेल भेजना, और बार बार इनके लिए जो पुराने मुकदमों के अंदर इनको है ना बरी नहीं करके इनको जेल भेजने के लिए तैयारी करना, ये कहीं न कहीं सरकार की एक साजिश है, और वो साजिश का शिकार हो रहे हैं। बाकी संघर्षशील नेता है और संघर्ष करते हैं रोडों पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे बेबाक सवालों पे इस तरह जवाब देने के लिए। तो आपका बेनीवाल की सुरक्षा को लेकर हमारी जनता के क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।